कर्नाटक की लड़ाई मध्य प्रदेश आई। हिजाब पर यहां सियासत गरमाई। एमपी में हिजाब पर बैन के संकेत। शिक्षण संस्थान में चलेगा एक ड्रेस कोड। मजहबी अखाड़े की ये तस्वीर कर्नाटक के पीईएस कॉलेज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जहां शिक्षा दी जाती है वहां धार्मिक नारे क्यों? दरअसल पूरा विवाद हिजाब लगाने को लेकर है। यहाँ हिजाब का विरोध हो रहा है क्योंकि कई हिंदू संगठन इसे धार्मिक प्रतीक मान रहे हैं। हालांकि पूरा मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुना देता तब तक यूनिफॉर्म को लेकर राज्य सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इस मामले को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बहस छिड़ गई है कि क्या प्रदेश में भी हिजाब पर बैन लगेगा। पर जहाँ जिन स्कूलों में हमारे यहाँ ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है वहाँ सवाल नहीं उठता। ड्रेस कोड का पालन करना स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है और बाहर जिनको पहनना है पहने, कोई आपत्ति नहीं है। किसी के धर्म संस्कृति पे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सर, स्कूल कॉलेज यदि जिस तरीके से नियम आए हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या उनके ऊपर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में हम जो ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं उससे हिजाब का कोई लेना देना नहीं है। जो ड्रेस कोड लागू होगा, ड्रेस कोड तय किया जाएगा, उस ड्रेस कोड को स्कूलों में आना होगा और इसलिए हिजाब का प्रसंग आज नहीं है। संस्थान का अनुशासन पहली प्राथमिकता है, समानता का भाव भी उसकी प्राथमिकता है। इसलिए समानता और अनुशासन दोनों चीज के लिए स्कूल का ड्रेस होता है। अभी आपने एमपी के 2 मंत्रियों के बयान सुने, अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गाँव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ड्रेस कोड का मुद्दा ऐसे समय आया है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर कर्नाटक से शुरू हुए विवाद पर मध्य प्रदेश में बहस गरमा सकती है तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां इसका असर क्या होगा, इस पर अलग ही पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या शिक्षण संस्थानों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में अनुशासन होना चाहिए या फिर सियासत। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हिजाब पर सियासत बेहिसाब। बहुत गंभीर मसला है, ये संजीदा मसला है और इस मसले पर उतनी संजीदगी से आपकी हमारी राय भी सामने आनी चाहिए। 2022 का भारत एक ऐसा भारत जिसे दुनिया में आगे बढ़ना है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी है और जिस तरह से वो आगे बढ़ा है तो उसने ये बताया है कि आबादी मुश्किल पैदा नहीं करती, अगर आप उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो ये आबादी आपकी ताकत भी हो सकती है। तरीक़े भिन्न हो सकते हैं। हम एक पूरी तरह से डेमोक्रेसी में रचे बसे राष्ट्र हैं और चीन के बारे में ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि वहाँ का जो तौर तरीका है वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी कितना डेमोक्रेटिक है इस पर बातें होती हैं, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन क्या 2022 के हिंदुस्तान में ये नज़ारा हम देखेंगे कि हिजाब पर बहस होगी, कितनी नौकरियां हैं, कितना रोज़गार है, बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं, इस तरह की टिप्पणियां होंगी। जहां बच्चियों को अनंत आकाश छूना है और कवर्ड होना, उनके बारे में निर्णय लेने वाला कोई भी कौन होता है। कवर्ड होने से अच्छा एक डिसेंट ड्रेस जो होता है, डिसेंट भी शब्द लगाना तो यहाँ ये कौन तय करेगा डिसेंट है डिसेंट नहीं है। और फिर वहाँ नारेबाजी, और वो भी मजहबी नारेबाजी, और ये कौन उकसा रहा है। जिन बच्चों को आए हैं वो पढ़ाई करने के लिए, वो अगर इस तरह आमने सामने होकर मध्ययुगीन जो
हिंदुस्तान में कुछ मंज़र और खौफनाक मंज़र हमने देखे हैं, क्या ये मंज़र उसकी तरफ इशारा नहीं करता? और क्या इसका कोई रिश्ता 5 राज्यों के चुनाव से भी है? और क्या ये चीज़ें बताती हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं, हमारा रास्ता ठीक है? क्या इन बच्चों के लिए ज़रूरी ये नारेबाजी है कि अच्छे संस्थानों में अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी करते हुए नौकरी करना है? सवाल बहुत सारे हैं। राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, और सियासत के चलते जो विचारधारा है वो विचारधारा अपनी बात कहेगी। लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, और यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं वो इसी देश के नागरिक हैं, और सबकी बात सुनकर एक सामान्य रूप से एक कंसेंसस पर पहुँचना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा जो पैनल हमारे साथ है कि इस विषय पर हम कम से कम उस उन्माद की तरफ न जाएं जो आमतौर पर ऐसे मसलों पर बात करते हुए हो जाता है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा जी, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नेहा बग्गा जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुशील जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर बहस शुरू हुई है। हिजाब ज़रूरी है कि पढ़ाई का गुणवत्ता ज़रूरी है, ये दोनों सवाल अपनी जगह हैं। मज़हबी नज़रिए से देखें तो हिजाब को लेकर दलीलें आ सकती हैं सामने, और अगर आप एक बड़े नज़रिए से देखें तो बड़ा नज़रिया ये कहता है कि अच्छे शिक्षक, अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं, और जहां विद्यार्थी वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी मज़हब के हों, वो बहुत आराम से बैठकर, उनके जहन में ये बात ही ना आए कि वो किस रिलीजन के हैं। शिक्षा की सबसे मूल जो गुणवत्ता है वो यही होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शरद जी, बहुत मुझे लगता है कि बड़ा अजीब सी स्थिति इस वक्त, जिस तरीके का माहौल हो रहा है, कटुता, वैमनस्यता के ये नज़ारे हैं, और एक छोटे से निर्णय को लेकर जिस तरीके की स्थिति बन रही है। ठीक है, अब जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ, कर्नाटक में हुआ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अब चूँकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को ही तय करने दीजिए। जब आप तय नहीं कर पा रहे और समाज के कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग खिलाफ में हैं, तो दोनों की दलीलें सुनने के बाद निष्पक्ष रूप से कोर्ट का फैसला आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें मध्य प्रदेश को जो है शामिल करने की कोशिश की जा रही, ये बहुत गलत है। हमको, हमारी सरकार को भी बड़े धैर्यतापूर्वक, हमारे दोनों मंत्रियों को मैंने सुना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ये बात कह रहे हैं। पहले एक बार कोर्ट का फैसला आ जाने देते, उसके बाद आप अपनी कोई राय व्यक्त करते, क्योंकि आप भी उसी आग में आप भी कूदने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से आपने बहुत के लिए अच्छी बात बोली कि ये, इसका पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके चुनाव से ही जाके होता है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से एक राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ इस पूरे मामले का क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश को इस ऐसे सेंसिटिव मामले में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, जबकि मामला कोर्ट में भी है। क्या कहेंगे नेहा जी आप इस पूरे मसले पर? आप 2022 की एक ऐसी युवा प्रतिनिधि हैं, आधी आबादी की, संगीता जी के साथ आप दोनों, जिन पर हमारी बहुत उम्मीद है, और हम ये भी सोचते हैं कि आप ही की जनरेशन है जिस पर 2030 की सियासत और आगे की सियासत भी डिपेंड करती है। आप किस तरह देखती हैं इस मसले को? और मैं चाहूँगा कि आप दोनों की रिएक्शन आज राजनीतिक विचारधारा से दाएं बाएं होगी ये तो मैं नहीं अपेक्षा रखता, लेकिन एक स्त्री के नाते भी, एक स्त्री विमर्श और इस देश की वेलबींग के लिए भी आपका नज़रिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। शरद जी, मुझे बहुत अफसोस होता है जब आरिफ मसूद, जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, और वो तय करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहू बेटियां क्या पहनेंगी, या उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, या वो उन्हें किस तरीके से देखना चाहते हैं जब वो ढके हुए कपड़ों में हो। और इसी प्रकार का एक बयान जो है वो कर्नाटक में भी निकलकर एक एमएलए साहब की तरफ से आया था, और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनको मैं दोहरा भी नहीं सकती हूँ आपके चैनल पर। तो ये जो सोच है टंचमाल वाली, आइटम वाली और महिलाओं को तंदूर में सेकने वाली, ये चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो पूरी ढकी रहें, और जो ढकी नहीं है उन पर इनकी निगाहें रहती हैं।
तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है। देखिए, हिजाब कौन पहनना चाहता है, कौन नहीं पहनना चाहता है, ये हमारे देश में छोड़कर भी अगर आप अरब कंट्रीज में भी देखेंगे, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनमें भी देखेंगे, तो वहां पर एक फ्रीडम दी गई है महिलाओं को। अगर वो चाहती हैं तो वो हिजाब पहने, अगर वो चाहती हैं तो वो बुर्का पहने, और नहीं चाहती हैं तो वो ना पहने बुर्का और हिजाब। पर सवाल आज ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, और हमारा भारत देश जो है जिसमें कई सारे धर्म हैं, कई सारे जातियां हैं, और सब अपने अपने संस्कृति को अपने तरीके से फॉलो करते हैं, सबका एक फ्रीडम ऑफ फेथ वर्शिप है, वहां पर हम किसी से कहें कि आप बुर्का पहनकर आ जाइए, किसी से कहें कि आप भगवा पहनकर आ जाइए, तो इससे एजुकेशन सिस्टम कहीं स्ट्रांग नहीं होता। और आज एजुकेशन, तालीम की आवश्यकता है। इस तरीके की जो रूढ़िवादी सोच चल रही है, वो किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है, किसका रिलीजियस फेथ है, ये उनकी फ्रीडम है। पर मुझे लगता है कि स्कूल्स जैसे इंस्टीट्यूशन में, जहां पर हमारा संविधान कहता है कि वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समानता होना चाहिए, उसमें जब इस तरीके के विवाद आते हैं तो ये अफसोसजनक होते हैं। और जब उस पर से बढ़कर टिप्पणियां इस तरीके के विधायकों की आती हैं तो वो और भी अफसोसजनक है। और बुरखे की जहां तक बात है, जैसे आपने अपने पैकेज में कहा, और हम सभी जानते हैं कि 8 तारीख को न्यायालय का फैसला इस पर आएगा। पर सवाल यह है कि ये विवाद अचानक से क्यों चालू हुआ। आप हम सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। एक लावण्या नाम की लड़की, जिसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसने सुसाइड कर ली, जिसको क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ाया गया था, उसको लेकर एक लगातार मुहिम साउथ में चल रही है। उसको डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के जो एमएलए हैं कनीज, उन्होंने इस पूरे मसले को उठाने का काम किया है, मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। आज अगर हम 2022 में आके हिजाब और बुरखे पे डिस्कस कर रहे हैं, और कॉलेज और स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस की महत्ता को ना समझते हुए, एजुकेशन का क्या इफेक्ट है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर ना चर्चा करते हुए इन मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अफसोसजनक है समाज के लिए। संगीता जी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये भाजपा का चुनावी एजेंडा है, जो कि आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव है, और मैं और मेरी पार्टी से बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके के बयान इनके शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी इतनी जल्दी आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि ये जानते हैं हम ना विकास करते हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, ना शिक्षा की सुविधाएं देते हैं, परंतु चुनाव आने पर यदि हम धर्म को लेकर बात करते हैं तो हमारे वोट बैंक बढ़ता है। बस यही इसके पीछे एक सोच है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी राजनीति में शुरुआत हुई थी, मैं राजनीति में आई थी, तो मेरी पहली जो डिबेट थी वो इसी विषय पर थी, और वो विषय यही था, स्कूलों में, कॉलेजों में ड्रेस कोड। आज 17 से 18 साल होने आ गए, यही स्थिति आज भी है 2022 में। जब स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है तो अब आगे क्या बदलेगा। अगर ये एजेंडा है तो ये 5 राज्यों के चुनाव को लेकर है। मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक को यदि आप पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है, हमें पहनना, रहन सहन की पूरी स्वतंत्रता है, और हम उसके आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु ये जो हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं, इसको कोई शासन छीन नहीं सकता। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है प्रदेश के अंदर, अभी हमारा मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के मंत्रियों से विनम्र निवेदन है कि प्रदेश के अंदर जहाँ पर स्कूलों में छत नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, आप उन व्यवस्थाओं पर बात करें। उन बच्चियों के बारे में सोचें जो बच्चियां घर से किलोमीटर दूर जाकर और स्कूल में जाती है, और वहां पर 100 बच्चों में एक टीचर भी नहीं होता है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों की ये हालत है कि सुसाइड करने पर मजबूर है, उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो प्रदेश के जो शासकीय स्कूल हैं, हम उन पर चिंतन करें, उन पर मनन करें। ये हिजाब, बुर्खा, इसको लेकर क्यों आ जाते हैं? आपका भी रिएक्शन चाहूंगा और नेहा जी का भी चाहूंगा रिएक्शन। मुझे ये बताइए, स्कूलों में और कॉलेज में यूनिफॉर्म एक जैसी जो ड्रेस है, वेशभूषा है, क्या आप उसकी हिमायत करती हैं कि उसमें कहीं रिलीजन नहीं झलकना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस बात की पूरी हिमायत करती हूँ कि उसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें शरद जी, तो हमारी जो सेना है, सेना के अंदर भी आप देखें वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो पगड़ी लगाकर जाते हैं वो पगड़ी लगाकर जाते हैं, जो दाढ़ी रखकर जाते हैं वो दाढ़ी रखकर जाते हैं, पर सेना में उनका सम्मान है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये भेदभाव क्यों? ड्रेस कोड को लेकर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया सब स्वतंत्र है। अगर हम कहें कि भाजपा की, मुझे बताइए, क्या आप हिजाब को सपोर्ट करती हैं कि हिजाब जो चाहता है वो हिजाब अपनी मर्जी से हिजाब के साथ जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में? देखिए, ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा
कि ठीक, किसे क्या जी। पहनना है। चलिए नेहा जी आप देखिए, इसमें एक कोर्स करेक्शन है शरद जी। मैंने जो आपसे कहा, अगर आप कर्नाटक का उदाहरण देखेंगे जहां से ये पूरा विवाद चालू हुआ है, तो कर्नाटक का स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें एक्ट 32 जो है वो कहता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब आप वहां पर एक तरीके से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होगी, एक यूनिफॉर्म कल्चर होगा, ताकि आप किस धर्म से हैं वो आपकी निजता हो सकती है कि आप किसको फॉलो करते हैं, किस फेथ के हिसाब से आपका रहन सहन है, पहनावा है, खान पीन है, वो एक सेपरेट इशू है। पर जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं तो वहां पर जो मूल है वो एजुकेशन है कि शिक्षा क्या प्राप्त होती है, शिक्षा किस तरीके से प्राप्त होती है, जो कि एक समान सबको दी जाती है। तो वहां पर आप ये अलग अलग कल्चर्स को अपने तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर 2, आप देखिए कि केरला के अंदर जहां से राहुल गांधी आते हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी जी का इस मसले पर एक ट्वीट आया है और उन्होंने इसकी खिलाफत की कि बहुत गलत हो रहा है और हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए। पर जब केरला की सरकार वहां पर महिला कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान हिजाब पहनने से मना कर देती है, आगे प्रोफेशनली जब उस अपने करियर को परस्यू करेंगी तो वहां हिजाब नहीं पहन सकती, तो राहुल गांधी अपने डबल स्टैंडर्ड के तहत वहां पर मुंह नहीं खोलते हैं। केरला में ही एक इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, द मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जिसके 150 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट में भी और मिडिल ईस्ट में भी। उन्होंने बुरखे पे बैन किया है, हिजाब पे बैन किया है। तो एक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी इसको बैन करती है, जब वो एजुकेशन देने की बात करती तो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी स्वयं इसको बैन करती है। मुस्लिम स्टेट्स इसको खुद स्वयं एक तरीके से फ्रीडम कहते हैं और एजुकेशन के वहां पर एक समानता देना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव देखते हुए एजेंडा हर स्टेट में चेंज हो जाता है। संगीता जी, बहुत साफ आरोप है नेहा जी का कि कहीं अपीजमेंट है इसमें कांग्रेस की तरफ से। जी संक्षेप में आपकी टिप्पणी, फिर सुशील जी का मैं रिमार्क। शरद जी, हम आप सब देख रहे हैं टेलीविजन पर, कर्नाटका से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश तक आ गया। किन नेताओं ने स्टेटमेंट दिए हैं, किन मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, इसे तुल कौन दे रहा है, ये साफ स्पष्ट हो रहा है आपके आज के मुद्दे से। हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, तुल देने की शुरुआत किसने की, 5 राज्यों के चुनाव को कैसे जीतना है, ये इनका एजेंडा है और इस एजेंडे का प्रयोग ये कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। ये हम, आप और अब जनता भी समझने लगी है। जनता ने साफ कह दिया, मैं लोगों से बात करती हूँ, उन्होंने कहा अरे वो चुनाव आ रहे हैं तो सांप्रदायिकता फैला देंगे, वोट ले लेंगे। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आप इस पर जाइए। किसने इसकी शुरुआत की कर्नाटक से, और मध्य प्रदेश में इसका क्या लेना देना था? तो ये एजेंडे को तुल देने का काम यदि कोई करता है तो भाजपा करती है, और जब भाजपा एक्सपोज हो जाती है तो एजुकेशन की बात करने लगती है। तो एजुकेशन पर बात करें और अपनी बात को स्पष्ट करें। देखिए, नंबर 1, जब ये केरला में होता है और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी खुद वहां पर पढ़ाई के इंस्टीट्यूट जो हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई के समय इस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा, तब राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोलते। और दूसरी संविधान को मानते हैं तो वैसी बात कीजिए, बात ये है, आप किसको मानते हैं ये तो बताइए, संविधान पर बात कीजिए ना, संविधान में क्या लिखा है, अंतिम पंक्ति में क्या अधिकार दिया है या नहीं दिया है, या आपका शासन अधिकार देने के लायक है? आप ये मुझे बताइए कि क्या आपका शासन इस अधिकार को देता है? मुझे तो ये बताइए, एजेंडे को तुल देने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर क्या है, बच्चियों की क्या हाल है, आप तो इस पर बात कीजिए मुझसे। लेकिन स्टेटमेंट्स आने चाहिए। मैं आपकी असुविधा नहीं बढ़ाऊंगा कि क्या उन्होंने कहा है, सवाल मौजूद है। और ये कई बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ऐसी टिप्पणियां आ जाती हैं कि कपड़ों का किस तरह से वस्त्र होने चाहिए महिलाओं के। तो ये सभी को संतुलित रहना है। कंक्लूडिंग एक टिप्पणी सुशील जी मैं चाहूँगा, अब ये देश जहाँ हम चले गए हैं, सियासत और राजनीति के जिस पड़ाव पर हैं हम, यहाँ से मैं नहीं, कोई नाउमीदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम देखिए यहाँ भी हम कोर्ट के पास चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि आप, राम मंदिर के मसले पर भी उसने ऑप्शन दिया था कि ये आपके समाज के विषय हैं, ये आप खुद सुलझाइए ना इनको, आप खुद ले जाइए ना अपनी पंचायत में। लेकिन पंचायत में जनता के आते हैं तो अब शायद पंच परमेश्वर है नहीं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। अब मसला ये है कि क्या ये राइट टाइम है कि हमें एक संवैधानिक बहस की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ रद्दो बदल हैं तो उनको बहुत कंसेंसस से और बड़ी गरिमा से, जैसा देश की पहली संविधान सभा में हुआ था, हमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी को लेकर। क्योंकि अगर हम नेताओं की तरफ जाएंगे तो शायद किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। नहीं, देखिए शरद जी, इसके पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चियां हिजाब पहन के भी जाती होंगी, हिजाब पहन के नहीं भी जाती होंगी।
मसला देखिए उठा क्यों है, और दूसरा क्या है, जो आप संविधान वाली बात करें, मुझे लगता है कि सारे स्टेट्स में उनकी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अपने रूल्स नियम हैं। जैसे कर्नाटक में भी जो है धारा 133 के तहत जो है इसको लागू किया गया है। सवाल ये उठता है कि हम हर फैसले को धर्म और राजनीति के आधार पर देखने लगे हैं। अब देखिए, एक पक्ष ये भी हो सकता है कि यदि 8 घंटे बच्चियाँ स्कूल में अगर बिना हिजाब के पढ़ेंगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी, पहली बात। दूसरा यह है कि यदि वो हिजाब पहन के पढ़ेंगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो दोनों के बीच में सबके अपने अपने तर्क हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दिक्कत कर्नाटक में शुरू हुई है उसको कम से कम मध्य प्रदेश में मत लाइए। यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आपको कोर्ट के, और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये छोटे से मसले अगर हम आपस में मिल बैठ के सरकार और समाज तय नहीं कर सकता और हर मामले आपको कोर्ट तक ही जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। और इसमें अगर लगता है कि आमूल चूल अगर संविधान में यही कोई लैकुना है तो उनको दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, क्योंकि ये इस पर बहुत बहस हो चुकी है कि सेक्युलर होने की क्या परिभाषा है, हम पंथ निरपेक्ष हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। इन सब विषयों पर बहुत निरपेक्ष दृष्टि के साथ एक बार फिर क्या विचार करने की आवश्यकता है, और बड़े मन से तमाम राजनीतिक दल अपने नुमाइंदों को रखें। और संविधान में जहां रद्दोबदल की ज़रूरत है, इस देश में मुस्लिम महिलाओं का, युवा लड़कियों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो अपने हिसाब से अपना जीवन जीती हैं। वो स्कर्ट भी पहनती हैं, वो जीन्स भी पहनती हैं, जिसको आपत्ति हो। इसी तरह हिंदू लड़कियां, या आप हिंदू मुसलमान के वर्गीकरण में ना भी बांटें इसको, जो बहुत अच्छा है, तो आप व्यापक तौर पर देखें तो ये आधी आबादी भारत की अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही है और बहुत अच्छा जीवन जी रही है। आप जीवन पर किसी के दृष्टि डालें तो सबसे पहले अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। तो इन बच्चों के मन में ये बात आना कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भगवा और हिजाब को लेकर नारेबाजी हो, और नारेबाजी भी ऐसी हो जैसे मध्य युग में होती थी, 13वीं या 14वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में होती थी, कि एक तरफ से एक रिलीजन का नारा लगता है तो दूसरी तरफ से दूसरे रिलीजन का नारा लगता है। ध्यान रखिए, दुनिया के बाहर भी एक बड़ी दुनिया है जो भारत को बहुत सावधानी से देखती है, और वो जानती है कि ये भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की एक बड़ी इकॉनमी है। तो इस भारत में अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कुछ उन लोगों को भी मौका मिलता है जो किनारे खड़े होकर कहते हैं सहिष्णुता है, असहिष्णुता है। तो हमें इन सारी चीज़ों, क्योंकि आज इमेज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको अगर बाहर से इन्वेस्टर लाना है, देश से इन्वेस्टर लाना है, ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें तय करना होगा सर कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, कि इस तरह की मजहबी नारेबाजी की ज़रूरत है। देश है आपका, चॉइस इज़ योर्स। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राशन पर रार। नमस्कार।